Okay, friends, we'll start. Half of you have already joined, बाकी के ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल टाइम को अपने को ध्यान में रखना है ताकि अपन अपना पूरा रिवीजन अच्छे से कर सके, है ना। तो 10 मिनट बोला तो 10 मिनट का ही ब्रेक लेने का और फटाफट रीज्वाइन कर लेने का। मैंने मेरा दूसरा इंटरनेट कनेक्शन ट्राई किया जियो फाइबर का, लेकिन वो ये टीम ऐप वगैरह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या प्रॉब्लम जाता समझ में नहीं आता। वो कनेक्शन चालू है, उसमें मैं यूट्यूब चालू कर रहा हूँ, वो चालू होता है, लेकिन उसमें मैं ये टीम है, जूम ऐप है और ऐसे कुछ चीज़ें चालू करते तो वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए वापस हमको हमारा जो केबल कनेक्शन है उसी से काम चलाना पड़ेगा, उसी से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। प्रिया ने लिखा है न्यू मीटिंग क्रिएट करके सबसे पहले आप एंटर करके फिर हम आते सर, उससे फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा करने से फर्क पड़ेगा क्या? चलिए एक बार अभी इसको अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें फिर से अगर ऐसा हुआ तो अगली बार जब ब्रेक लेंगे तो वैसा करेंगे कि न्यू मीटिंग स्टार्ट करूँगा और उसमें मैं पहले एंट्री कर लूँगा, फिर आप आना उसमें ज्वाइन करना। ठीक है। तो अभी तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट अस होप कि ठीक से चले। ये अगला चैप्टर है अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पिया का कहना है मैथ्स की क्लास में भी ऐसा ही हुआ था। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो लेट अस ट्राई इट, नो प्रॉब्लम। उसमें क्या है, अपन देखते हैं। तो चलो ठीक है, मैं इसमें से कैंसिल कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ। मेरे इसमें किसी तरीके का ट्रबल मत क्रिएट करना, ठीक है। अभी देखिए ऑलरेडी 10 मिनट वेस्ट हो गए इसमें। तो अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में अपने को रेक्टिफिकेशन यानी अपनी गलतियों को सुधारना। तो दो टाइप की सिचुएशन अपन एनकाउंटर करते हैं, रेक्टिफिकेशन इन द सेम ईयर्स बुक्स, रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स। बट नेचुरल है कि रेक्टिफिकेशन इन सेम ईयर बुक्स। देखिए माइक ऑन किया किसने, मैंने बोला ना गड़बड़ करोगे आप लोग। तो रेक्टिफिकेशन इन सेम ईयर्स बुक्स नेचुरल है, हर किसी ने कोशिश वही करना चाहिए कि जिस ईयर में गलती हुई उस ईयर में सुधारना। लेकिन कई बार गलतियां पकड़ में नहीं आती है और अकाउंट फाइनलाइज हो जाते हैं। उसके बाद अगर गलती पकड़ में आई तो फिर हमको रेक्टिफिकेशन बाद की बुक्स में, नेक्स्ट ईयर की बुक्स में करना पड़ता है। उसको अपन बोलते हैं रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स। सेम ईयर की बुक के रेक्टिफिकेशन में भी दो सिचुएशन हो जाती है, विदाउट सस्पेंस अकाउंट एंड विद सस्पेंस अकाउंट। बराबर है, विदाउट सस्पेंस अकाउंट एंड विद सस्पेंस अकाउंट। अगर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो हमको डिफरेंस पता चल जाता है। डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख देते हैं तो वो बन जाता है विद सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफिकेशन। अगर हमने ट्रायल बैलेंस ऐसे करोगे तो कैसा चलेगा? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तो रेक्टिफिकेशन सेम ईयर की बुक्स में दो अल्टरनेटिव सिचुएशन हो जाती है, विदाउट सस्पेंस अकाउंट और विद सस्पेंस अकाउंट। और दूसरा रहता है रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स, नेक्स्ट ईयर की बुक्स में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। गलतियां क्या हुई? तो मतलब आपने अकाउंटिंग का जो नॉर्म्स है उससे कुछ अलग किया तो उसको अपन बोलते हैं कि आपने गलती की। जो भी अकाउंटिंग के प्रोसीजर के हिसाब से, अकाउंटिंग के सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, अगर आपने वैसा नहीं किया
तो अपन बोलेंगे कि आपने गलती की, यू हैव कमिटेड एन एरर। अब वो गलतियों को अपन क्लासिफाई करते हैं अपने यू कैन से एकेडमिक इंपॉर्टेंस के लिए। रेक्टिफिकेशन के लिए तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्लासिफिकेशन का, ये मैंने आपको बताया था। बट थेरेटिकली आपसे पूछ सकते हैं, तो अपन बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी अकाउंटिंग का प्रिंसिपल लगाने में गलती हुई। बेसिकली इसमें क्या देखते हैं आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, या वैसे कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट, या रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट, तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लैरिकल एरर, क्लैरिकल एरर यानी एक तरह से प्रोसीजरल गलती है, मतलब जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें जल्दी जल्दी में एम्प्लॉय ने कुछ गलती कर दिया, तो इसलिए उसको नाम दिया गया क्लैरिकल एरर। उसमें भी अपन फर्दर क्लासिफाई करते हैं एरर ऑफ ओमिशन, यानी आपसे छूट गया, पूरा ट्रांजैक्शन की एंट्री छूट गई, ऐसा भी हो सकता है, या पार्शियली छूट गया, यानी एंट्री तो लिख दिया, एक पोस्टिंग कर दिया, एक पोस्टिंग छूट गई, उसको बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन, ओमिट हो गया, छूट गया। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, यानी आपने कुछ किया बट गलत किया। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, आपने एंट्री गलत बनाई, आपने एंट्री में अमाउंट गलत लिखा, आपने एंट्री में जो टोटलिंग करना था सेल बुक परचेज बुक उसमें गलती कर दी, आपने एंट्री तो बराबर कर दी पर पोस्टिंग करते समय आपने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, गलत साइड में पोस्टिंग कर दिया, गलत अमाउंट की पोस्टिंग कर दिया, कुछ भी आपने गलत किया, तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन, मतलब यू हैव कमिटेड एन एरर। एरर ऑफ ओमिशन में क्या था, छूट गया। एरर ऑफ कमीशन में क्या है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपसे कुछ गलत हो गया, वो एरर ऑफ कमीशन। कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर बोला तो मतलब दो या दो से ज्यादा गलतियां दिया रहेगा, और वो दो गलतियां ऐसी है कि एक गलती से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, दूसरी गलती से वो डिफरेंस ऑफसेट हो गया, यानी उसका उल्टा डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो दोनों गलतियों को मिला के देखा जाए तो उन्होंने डिफरेंस को आपस में कंपेंसेट कर दिया। जैसे एक गलती में 1,000 रुपए का डेबिट ज्यादा, दूसरी गलती में 1,000 रुपए का क्रेडिट ज्यादा, तो ये दोनों को मिला के बोलेंगे कंपेंसेटिंग एरर। या एक में 1,000 डेबिट ज्यादा, दूसरी गलती में 1,000 डेबिट कम, तो भी ये बन जाएंगी कंपेंसेटिंग एरर। ऑल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ये जो हमने दिया ये ज्यादा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। ये पहला क्लासिफिकेशन जो था ये एकेडमिक है, बट आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। पर अब जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ये हमारे लिए अकाउंटिंग में काम में आता है, कि हम इसको दो इसमें क्लासिफाई करते हैं, एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी जिस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो उसको हम बोलते हैं एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। और दूसरा होता है एरर विच डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जहां ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है उसी को अपन बोलते हैं वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर यानी किसी एक साइड में चाहे डेबिट या क्रेडिट ज्यादा और दूसरे साइड में कम, ऐसा है तो उसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। एरर विच डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस उसको अपन डबल साइडेड एरर भी बोलते हैं, डबल साइडेड। तो इसके लिए हमने आपको सिखाया था कि जो 3 कॉलम आप बनाते थे रेक्टिफिकेशन में, पहला कॉलम बनाते थे इफेक्ट गिवन। इफेक्ट गिवन में अगर डबल एंट्री टैलीड दिख रही है तो वो डबल साइडेड एरर है, ये सेकंड टाइप की एरर है। इफेक्ट गिवन में अगर आपको डबल एंट्री टैलीड हुई नहीं दिखी तो इसका मतलब वो वन साइडेड एरर है। ये जो फर्स्ट टाइप दिया है वो है वन साइडेड एरर।
रेक्टिफिकेशन सेम ईयर में करने में कोई खास बात नहीं है। जिस अकाउंट में आपसे गलती हुई उसी अकाउंट में आप रेक्टिफिकेशन करते हो, यानी गलती को सुधारते हो। उसके लिए आपने देखा कि अपन क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते थे कि इफेक्ट गिवन क्या किया, दूसरा कॉलम अपन बनाते थे कि करेक्ट इफेक्ट यानी क्या होना चाहिए। और जब अपन दोनों को पढ़ते थे तो अपने को समझ में आता था कि गलती क्या हुई। गलती क्या कर लोगे, डेबिट में गलती करोगे तो या तो एक्सेस डेबिट करोगे या तो शॉर्ट डेबिट करोगे, इसके सिवा और क्या कर लोगे बताओ। एक्सेस डेबिट किया तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट करो, शॉर्ट डेबिट किया तो उसको बढ़ाने के लिए और डेबिट कर दो। क्रेडिट में अगर गलती किया होगा तो अगेन या तो एक्सेस क्रेडिट किया होगा या तो शॉर्ट क्रेडिट किया होगा, बराबर। एक्सेस क्रेडिट किया तो आप उसको कम करने के लिए डेबिट कर दो, कम क्रेडिट किया तो उसको बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दो। इस तरीके से आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन में अपन ने देखा कि विदाउट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है और विद सस्पेंस हो सकता है। ये बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बोला तो ये विदाउट सस्पेंस रहता है। इसमें आपने जब रेक्टिफिकेशन करोगे तो कभी आपको डबल एंट्री दिखेगी अगर वो डबल साइडेड एरर है तो, कभी आपको डबल एंट्री नहीं दिखेगी अगर वो वन साइडेड एरर है तो, क्योंकि जहां गलती की है उतना ही तो सुधारोगे। अगर सिर्फ डेबिट में आपसे गलती हुई तो नेचुरल है सिर्फ डेबिट में सुधारेंगे, सिर्फ क्रेडिट में गलती हुई तो सिर्फ क्रेडिट में सुधारेंगे। इसलिए इसको वन साइडेड नेचर की गलती थी इसलिए। लेकिन अगर आपने आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन किया यानी कि विद सस्पेंस अकाउंट, तो आपने क्या किया था, जो भी वन साइडेड गलतियों की वजह से डिफरेंस आया, क्योंकि डिफरेंस किसकी वजह से आता है, वन साइडेड गलती की वजह से। वन साइडेड गलती यानी क्या, जिसमें डेबिट ज्यादा हो गया हो या किसी में क्रेडिट ज्यादा हो गया हो, उसको बोलते हैं अपन वन साइडेड गलतियां। वो डिफरेंस को आप क्या करते हो, सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख देते हो और ट्रायल बैलेंस को टेम्पररी टैली कर देते हो। इसलिए जब रेक्टिफिकेशन करते हो तो वन साइडेड एरर में जब डबल एंट्री नहीं बनती है तो उसका सेकंड इफेक्ट आप सस्पेंस अकाउंट में देके उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देते हो। इसलिए आपको हर जगह डबल एंट्री नजर आती है, आपको हर जगह डबल एंट्री नजर आती है, क्योंकि जहां जहां डबल एंट्री नहीं बनी थी यानी वो वन साइडेड गलती थी, तो आपने सस्पेंस अकाउंट में सेकंड इफेक्ट दे के डबल एंट्री पूरी कर दिया। एक बार आपकी पूरी वन साइडेड एरर खत्म हो गई, सुधर गई, रेक्टिफाई हो गई, तो आपका सस्पेंस अकाउंट भी खत्म हो जाता है, नील हो जाता है, बराबर। अब सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफिकेशन कर तो क्या करना, बिल्कुल वैसे ही। पहला कॉलम यानी इफेक्ट गिवन, दूसरा कॉलम यानी करेक्ट इफेक्ट, तीसरा कॉलम यानी दोनों को पढ़ के आपने समझने का कि गलती क्या हुई और उसका रेक्टिफिकेशन, बराबर। सिर्फ इतना ही अब ध्यान में रखने का कि आपके इस रेक्टिफिकेशन में गलती हुई थी, मान लो कि 2019-20 की अकाउंट बुक में, समझ लो आपकी गलती हुई थी, एरर वाज इन 2019-20 बुक्स एंड रेक्टिफिकेशन यू आर मेकिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब से 2020-21 की बुक्स में। तो गलती 19-20 में, सुधार रहे 20-21 में। अब आप पढ़ चुके हो बेसिक अकाउंटिंग कि एक ईयर से दूसरे ईयर में जब जाते हो तो एसेट और लायबिलिटी तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट इनकम और एक्सपेंस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। उस पे से प्रॉफिट लॉस निकलता है, वो ओनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, बराबर। इसलिए आपके नॉमिनल अकाउंट में अगर गलती हुई होगी तो नेचुरल है उसने आपके पिछले साल के प्रॉफिट लॉस को गड़बड़ कर दिया, वो प्रॉफिट कैपिटल में गया तो कैपिटल, है ना। अब जब मैं में पहला कॉलम वैसे ही बनाओ, दूसरा वैसे ही बनाओ, तीसरा वैसे ही बनाओ, और तीसरे कॉलम में जहां जहां रेक्टिफिकेशन में नॉमिनल अकाउंट आया तो वो नॉमिनल अकाउंट की जगह पे
नॉमिनल अकाउंट की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दो। क्या लिख दो उसकी जगह पे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नतीजा क्या होगा इससे? दो फायदे। नंबर वन, पिछले साल के इनकम और एक्सपेंस की वजह से करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंस डिस्टर्ब नहीं होंगे, इससे करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस गड़बड़ नहीं होगा। नंबर टू, दूसरा फायदा क्या होगा? ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को जब मैं बैलेंस करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि पिछले साल का प्रॉफिट लॉस कितने से गलत हुआ था। अब वो गलत वाला प्रॉफिट कहाँ गया था? कैपिटल में। इसका मतलब वो गलती का इफेक्ट कैपिटल में गया था। तो अभी अपन क्या करते हैं, ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में जितना भी बैलेंस आया इसको अपन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कर देते हैं, लास्ट में एक एडिशनल एंट्री। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा तो अपन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को करते हैं डेबिट और कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में अगर डेबिट बैलेंस आ रहा होगा तो अपन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को कर देते हैं क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट को अपन कर देते हैं डेबिट। बराबर इस तरीके से अपन रेक्टिफिकेशन कर देते हैं इन दी नेक्स्ट ईयर्स बुक्स। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स। इसमें किसी को भी कुछ भी बोलना है, पूछना है तो आप बता सकते हो, ठीक है? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है तो बताइए। बताइए कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो। कई स्टूडेंट पता नहीं ज्वाइन हुए, विड्रॉ हुए। इसकी वजह से कुछ हो रहा क्या? इसके मीटिंग ऑप्शन में जाके ऑलवेज लेट कॉल बाईपास एवरीवन को, ठीक है यहाँ से नहीं। अभी मैंने वो चेंज तो कर दिया है प्रेजेंटर वाला सेटिंग। लेट अस होप कि अब सब ठीक से चले। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टेल मी। नो क्वेश्चन, बढ़े आगे। नाउ विल टेक चैप्टर नेक्स्ट वाला जो है रेक्टिफिकेशन के बाद बैंक रिकंसिलेशन, है ना? रेक्टिफिकेशन के बाद अपना चैप्टर है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करते, तो हमारी बुक्स में या तो कैश बुक में, ठीक है, या फिर लेजर में। चाहे कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो बैंक अकाउंट है, और अगर कैश बुक नहीं बना रहे होंगे तो लेजर में बैंक अकाउंट बनेगा। तो हमारी बुक्स में ये बैंक अकाउंट है, यानी बैंक का अकाउंट इन अवर बुक्स। वैसे ही बैंक की बुक्स में हमारा अकाउंट रहता है, जिसकी कॉपी बैंक हमको पासबुक के फॉर्म में या बैंक स्टेटमेंट भी अपन बोल सकते हैं, उस फॉर्म में बैंक हमको देता है। तो हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट यानी बैंक का अकाउंट हमारी बुक्स में है, पासबुक क्या है, बैंक की बुक्स में हमारा अकाउंट। तो यानी ये दो पार्टियों के बीच का आपस के अकाउंट है, तो बट नेचुरल दोनों टैली होना चाहिए। तो जैसे हमारे और बैंक के बीच में ये लेन देन होता रहता है, एक तरफ हम हैं यानी ये एंटिटी, और दूसरे तरफ ये बैंक। जब हम बैंक में कुछ जमा करते हैं, कैश, चेक, डीडी, तो इसको अपन बोलते हैं डिपॉजिट। और जब बैंक से हम निकालते हैं तो इसको बोलते हैं विड्रॉल या पेमेंट फ्रॉम बैंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये दोनों के बीच के ट्रांजैक्शंस है, लेन देन है। तो बट नेचुरल है, हमने अकाउंटिंग किया, उसकी बैंक ने भी अकाउंटिंग करना चाहिए, बैंक ने जिसकी अकाउंटिंग किया उसकी हमने भी अकाउंटिंग करना चाहिए। इसलिए दोनों का बैलेंस इक्वल रहना चाहिए। बट अपोजिट, क्योंकि आप देखो एरो में डिपॉजिट के समय हम बैंक को रिसीवर बोल के डेबिट करेंगे, एरो पे ध्यान दे सकते हैं आप, तो बैंक गिवर बोल के हमको क्रेडिट करेगा। सिमिलरली पेमेंट के केस में हम बैंक को गिवर बोल के क्रेडिट करेंगे, तो बैंक हमको रिसीवर बोल के डेबिट करेगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों के बुक्स में वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आएगा, लेकिन अपोजिट रहेगा। हमने बैंक को डेबिट किया, बैंक हमको क्रेडिट करेगा, हमने बैंक को क्रेडिट किया, बैंक हमको डेबिट करेगा। तो इसलिए दोनों का बैलेंस बट अपोजिट रहना चाहिए। बट अगर भी डेट को दोनों का बैलेंस देखोगे, स्पेशली जैसे ईयर है, ऐसे आप कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हो, बट एंड ऑफ द ईयर में इट इज मस्ट, क्योंकि अब अपने को फाइनल अकाउंट बनाना है। तो भाई कोई गलतियां हुई होंगी तो इस ईयर की गलतियां अपन इसी ईयर में सुधार लें, इसलिए एंड ऑफ द ईयर में तो बैंक रिकंसिलिएशन बिल्कुल जरूरी है। बट आप हर महीने में बनाओ, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो अब जब मान लो 31 मार्च का आप बैलेंस देखते हो, तो कैश बुक में बैंक बैलेंस अलग दिखता है, पासबुक में अलग दिखता है। तो बट नेचुरल है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये चिंता की बात है, क्योंकि प्रिंसिपली दोनों इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल नहीं है। तो इसी को हम आपस में मिलाते हैं, टैली करते हैं, उसको ही बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि दोनों के बैलेंस को आपस में टैली करना। क्यों टैली नहीं होते हैं, तो वो भी हमने आपको बताया कि डिफरेंस का कारण क्या है, डिफरेंस क्यों आता है। क्योंकि एक आइटम किसी ने मतलब ये दो पार्टी हो गई, एक तरफ हम हैं, नंबर 1 बोल दो चाहे तो इसको, एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ बैंक है। तो या तो पार्टी नंबर 1 ने रिकॉर्ड किया, 2 ने नहीं किया, या तो 2 ने रिकॉर्ड किया, 1 ने नहीं किया, इसीलिए डिफरेंस आता है। बराबर, दोनों में डिफरेंस आने का कारण क्या रहता है कि कोई ना कोई आइटम कैश बुक और पासबुक में डिफर कर रहा है, अलग अलग है। क्यों है भाई अलग अलग, तो उसके हमने आपको दो ब्रॉड रीजन बताए। टाइम गैप, ये दोनों पार्टियों के रिकॉर्डिंग का अपना अपना सिस्टम है, दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट है, गलत कुछ नहीं है, पर दोनों का अपना अपना समय है, अपना अपना टाइम है जब वो रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें गैप है। इसलिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आप देखते हो तो देयर में बी सम आइटम विच हमने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने नहीं किया, कुछ बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमने नहीं किया, उसको हम बोलते हैं टाइम गैप। और उसको हमने फिर से दो इसमें डिवाइड किया था, है ना। तो अब इसको आगे बढ़ा, बैंक किसी का माइक हुआ, प्रीति बंसोड़ का माइक ऑन, प्रीति बंसोड़ आपका माइक ऑन हुआ है।
ध्यान नहीं है, किया बंद। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये पता करने के लिए अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इन आइटम्स को हमने 4 टाइप में ग्रुप किया, ये भी आपको हमने दिखाया था कि 4 टाइप के इसमें अपन ने इसको ग्रुप किया था। आइटम रिकॉर्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स, बराबर। ये आपके टाइम गैप वाला पहला पॉइंट हो गया कि भाई टाइम गैप की वजह से, जैसे कि रिकॉर्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड बाय बैंक चार्जेस, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमने अभी तक नहीं किया। या कोई डायरेक्ट पेमेंट, पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक ने कर दिया लिया, रिकॉर्ड नहीं। अकाउंटेड बिल डिस्कवर हुआ था तो बैंक ने फटाक से रिवर्सल कर डाला, हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लिया, हमको पता नहीं था इसलिए हमने अभी तक एंट्री नहीं ली, है ना। तो ये आइटम क्या हुए, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया पर हमारे बुक्स में नहीं हुए। ये आपको एग्जाम्पल भी दिए है साथ में। दूसरा, रिकॉर्ड बाय अस बट नॉट रिकॉर्ड बाय बैंक। जैसे चेक डिपॉजिटेड, तो हम क्या करते हैं, चेक मिला की एंट्री पास कर देते हैं बैंक डेबिट, फिर उसके बाद पेन स्लिप भर के बैंक में जमा करते हैं, या तो उसी दिन या तो कभी कभी नेक्स्ट डे करते हैं। फिर बैंक उसको क्लियरिंग के लिए भेजता है और क्लियर होने के बाद बैंक एंट्री करता है, तो देयर इज अ गैप। सिमिलरली हमने चेक इशू किया, तो जैसे ही हम चेक किसी पार्टी को देते हैं हम उसको पेमेंट मान लेते हैं और एंट्री कर लेते हैं, बिल्कुल सही भी है, कोई गलत नहीं है। लेकिन बैंक में उसकी एंट्री जो होती है जब वो पार्टी के बैंक से हमारे बैंक में चेक आएगा तब एंट्री होती है। तो अगेन देयर इज अ टाइम गैप। तो ये टाइम गैप की वजह से ये 2 आइटम हो गए, बराबर है। टाइम गैप की वजह से ये 2 आइटम हो गए, कहीं बैंक ने पहले किया है, कहीं रिकॉर्ड हो सकती है, हमारे से हमारी बुक्स में जो बैंक अकाउंट है उसमें गलती हुई, कुछ भी गलती हो सकती है, बराबर। सिमिलरली गलती बैंक से भी हो सकती है। तो हमने ये गलतियों को भी 2 इसमें ग्रुप कर दिया, ऐसे 4 ये ग्रुपिंग हो गई। अब इसमें अगर आप देखो कि ये किसकी तरफ से पेंडिंग है, यानी अगला एक्शन इस पे कौन लेगा, हु विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि इसमें से एक पार्टी को ही एक्शन लेना है, एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई काम नहीं करना है, बराबर। तो वो जो पॉइंट है वो हमको आगे बैंक रिकंसिलेशन का और क्या यूज होता है उसके लिए काम का है। रेक्टिफिकेशन, सॉरी, बैंक रिकंसिलेशन टैली करने के लिए तो ये सफिशिएंट है, लेकिन आगे जो मैं स्टेप पढ़ूंगा उसके लिए काम का रहता है, तो इसलिए मैं यहीं पे बोल रहा हूं। ये पहला जो आइटम है बैंक ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, इसका मतलब इस पे अगली एक्शन, अगली स्टेप लेने का काम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पेंडिंग है, फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मैं लिखने के लिए बोल सकता हूं कैश बुक में हमारी तरफ से पेंडिंग है ये, बराबर। पर ये जो दूसरा वाला आइटम है ये बैंक की तरफ से पेंडिंग है, यानी इसमें अगली एंट्री आएंगी पासबुक में। मतलब कैश बुक में कुछ नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए, कैश बुक में कुछ नहीं करना है, आपने जो किया है सही किया है। इट इज एन आइटम रिकॉर्डेड बाय अस टू बी रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक में बाद में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। पहला वाला आइटम क्या था, रिकॉर्डेड बाय बैंक टू बी रिकॉर्डेड बाय अस, ठीक। अब तीसरे में एरर हमारे से हुई, अब भाई हमने गलती की है तो बट नेचुरल उसको सुधारेंगे भी हम, है ना। इसका मतलब वो किसके तरफ से पेंडिंग है, हमारे तरफ से पेंडिंग है, उस पर अगली एक्शन किसको लेना है, हमको लेना है। लेकिन ये जो चौथा है, इट इज एन एरर कमिटेड बाय बैंक, तो भाई बैंक ने गलती की तो सुधारेगा भी बैंक, है ना। इसका मतलब हमको कुछ नहीं करना है चौथे वाले में, बैंक करेगा उसको, बैंक सुधारेगा उसको, ठीक। तो ये ध्यान में दीजिए, ये समझने के लिए अपने लिए काम का है, ये अपने को आगे बैंक रिकंसिलेशन का क्या यूज होता है वो समझने में मदद करता है, ठीक है। ये चारों टाइप के आइटम, उनके एग्जाम्पल आपको दिए हैं। ये बोल रहा है इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो पहला है, क्या बात है भी, स्क्रीन क्यों आउट हो गई, आ गई।
समझ में नहीं आता कहाँ क्या गड़बड़ हो जाएगा। Is it necessary that cash book and passbook balance will always differ? The answer is no. Necessary नहीं है, कभी कभी वो टैलिड भी रहेंगे। अच्छा, टैलिड होने के बाद भी रिकंसिलेशन में पेंडिंग आइटम हो सकते हैं, क्योंकि जैसा अपन ने पढ़ा ना कंपेंसेटिंग एरर, यहाँ पे भी हो सकते हैं कि भी आइटम ऐसे हैं कि वो एक दूसरे को कंपेंसेट कर दिए, इसलिए देखने में तो बैलेंस इक्वल दिख रहा है, बट फिर भी उनमें डिफरेंस के आइटम हो सकते हैं। इसीलिए रियल लाइफ में हम बैंक रिकंसिलेशन हमेशा बनाते हैं, मतलब पूरे कैश बुक को पासबुक से चेक करते ही, ताकि उनके दोनों के बीच में कौन कौन से आइटम है डिफर कर रहे हैं। 1 2 3 4 चारों निकाल लिए, तो उसमें से जो फिर 2 और 4 है वो तो बैंक सुधारेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा बैंक को या तो इंटीमेट कर दो, खास करके 4 नंबर आइटम बैंक की गलती दिख रही है तो बैंक को इन्फॉर्म कर दो। 2 नंबर आइटम जो है वो तो बैंक रेगुलर कोर्स में एंट्री कर ही गई, पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे को रिकंसिलेशन बनाने से जो 1 और 3 पता करते हैं। 1 यानी जो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया पर हमने नहीं किए, तो भैया रिकॉर्ड करो, तभी आपके फाइनल अकाउंट में करेक्ट इफेक्ट आएगा। नंबर 3 एरर, तो जब गलती की है तो सुधारो उसको, गलती सुधारोगे नहीं तो आपके फाइनल अकाउंट में उसका इफेक्ट चला जाएगा। तो इसीलिए रिकंसिलेशन तो हमेशा बनाना ही चाहिए। When to prepare बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, हमेशा बनाना चाहिए। हर महीने में बनाओ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रोज बनाएंगे, छोटा महीने में बनाएगा, उससे छोटा क्वार्टरली बनाएगा, बट एंड ऑफ द ईयर में तो हर एक ने बनाना ही चाहिए। ठीक है। नेचर ऑफ बैलेंसेस इन द कैश बुक एंड पासबुक, डिपॉजिट बैलेंस अपन बोलते हैं या ओडी बैलेंस, बराबर है। डिपॉजिट बैलेंस या ओडी बैलेंस, ओडी। अभी कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो डिपॉजिट एसेट है यानी डेबिट बैलेंस है, पर पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटी है यानी क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि डिपॉजिट वर्ड अपन कस्टमर के एंगल से यूज करते हैं। तो बैंक के पास कस्टमर का पैसा जमा है, इसका मतलब बैंक इज लायबल टू गिव, लायबल टू पे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है यानी क्रेडिट बैलेंस है, और बैंक ने हमको लोन दिया है, उधारी दिया है, इसलिए बैंक के लिए ये एसेट है, डेबिट बैलेंस है। ये नेचर ऑफ बैलेंस कैश बुक पासबुक का, ये आपको यहाँ पे दे दिया है, मैंने ऑलरेडी समझा। कोई बेटर, मैंने आपको डे 1 से हमेशा बोला चीजों को समझो, आप चीजों को समझ गए ना, वो इतना आसान कर देगा आपका काम, और आगे की पढ़ाई में उसका 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। पर आपने समझा नहीं, सिर्फ याद कर लिया, मगअप कर लिया, है ना, लर्न बाय हार्ट, ऐसे कुछ बोलते हैं ना आप लोग, है ना, वो लॉन्ग रन में कोई काम का नहीं है पढ़ाई का तरीका, मतलब दैट्स अ फॉल्टी वे ऑफ स्टडी। तो किसी को अगर अभी भी लग रहा हो, ईमानदारी से सोचना, अब लग रहा हो कि नहीं यार मैंने समझा नहीं, चीजों को जस्ट याद कर लिया एग्जाम के लिए, तो अभी तो खैर टाइम नहीं है आपके पास, उसको आप एग्जाम तक चला लो, निकाल लो, जैसे भी आपको करना है। लेकिन एग्जाम जिस दिन खत्म हुई उस दिन से बैठ के जो जो चीजें समझे नहीं तो उसको फिर पढ़ो, फिर से उनको स्टडी करो, और बेसिक को अपना स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि नहीं तो इंटरमीडिएट में अभी कोई अकाउंट पढ़ना खत्म थोड़ा होगा, इंटरमीडिएट में पढ़ना है, सीए फाइनल में पढ़ना है, और जिंदगी भर इसको यूज भी तो करना है ना। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग का, चीजों को समझने का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है। तो अगर कोई कितना भी बोल दे, मैं गारंटी के साथ और चैलेंज के साथ बोलता हूं कि अकाउंट जैसा सब्जेक्ट जो आपके करिकुलम का बेस है, इसको समझ के ही पढ़ना चाहिए। आपके डैडी मम्मी भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे और वो भी आपको अदरवाइज बोल रहे होंगे, तो भी मैं बोलूंगा कि दे आर रॉन्ग, यू कैन आस्क देम टू टॉक टू मी। समझ रहे हैं? आपके पास एक ही तरीका अकाउंट्स को पढ़ने का है और वो है समझ के पढ़ने का। लेकिन क्योंकि आप बिल्कुल एग्जाम के स्टेज में आ गए हो, इसलिए ठीक है, कोई करके आप अभी चला लेना चाहते हो चला लो, लेकिन लॉन्ग रन में उसको पेंडिंग मत रखो, एग्जाम के बाद उसको इम्प्रूव करो। समझ में आ गई बात? मैथ स्टैट्स अलग हो जाते हैं। मैथ स्टैट्स में आपने फॉर्मूले याद कर लिए चलता है, क्योंकि अपने को मैथ स्टैट्स का एक्सपर्ट नहीं बनना है, सिर्फ उसको
जितना जरूरत उतना यूज करते आना है, बट अकाउंट्स का, फाइनेंस का, कॉस्टिंग का अपने को एक्सपर्ट बनना है, समझ रहे? तो दोनों में डिस्टिंक्शन करने का बना है। नहीं तो बोलोगे अरे वाह हमारे पवन सर ने, हमारे नीरज सर ने तो ऐसा बोला, शर्मा सर तो उल्टा बोल रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए पवन सर, नीरज सर भी मेरे स्टूडेंट रहे, वो जानते हैं मैं क्या बोलता हूँ, है ना? पर उनका सब्जेक्ट अलग है, आप उनसे ही पूछ लेना। वो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक्सपर्ट है बिल्कुल, है ना? भले वो सब्जेक्ट दूसरे पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन दे आर द एक्सपर्ट। आप उनसे पूछो कि शर्मा सर जो बोलते रहते इसमें कुछ दम है कि नहीं है ना? मेरी बात पे तो उतना आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उनकी बात पे तो कम से कम विश्वास करोगे ना? है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता था आपको, ये इंटरमीडिएट से रिलेटेड इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट की भी बैचेस व्हाट्सएप में बनी है, जैसे आप लोगों की बनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में बैचेस बनी हुई है। तो मैंने उनके लिए एडवांस अकाउंटिंग का पूरा रिवीजन मटेरियल तैयार किया, यानी वीडियो तैयार किए, पूरे रिवीजन के वीडियो तैयार किए कि भाई इनको वो रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगी। लाइव लेना पॉसिबल नहीं था, टाइम एडजस्ट नहीं होता था, और बच्चे लोग भी अपनी क्या पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इनको वीडियो बना के रेडी दे देते ताकि ये अपने कन्वीनियंस से देख सके। ठीक है, ग्रुप 1 के अकाउंट्स के और कॉस्टिंग के ऑलरेडी दे चुका था। मतलब मैं इंटरमीडिएट में 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसमें से 2 के पहले ही दे चुका था ग्रुप 1 के। ग्रुप 2 के मैंने सोचा चलो दे देना चाहिए, तो मैंने एडवांस अकाउंट के वीडियो बना के, मेरे ख्याल से वो पूरे चैप्टर के वीडियो, बाद में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी वीडियो बना के दे दिए हैं। और अब उसमें एक सब्जेक्ट और है, उसके भी आप लोगों का रिवीजन खत्म होने के बाद 2-3 दिन में बना के और वो भी दे दूंगा, क्योंकि उनका ग्रुप 2 के पेपर अभी टाइम है, उनके ग्रुप 2 के थोड़ा 1 तारीख वगैरह से शुरू होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या बताना चाहता था आपको कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, सीए इंटरमीडिएट क्या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया हमारे ऑफिस के तरफ से कि भाई ये सर के वीडियो की यूट्यूब लिंक है, आप रिवीजन के लिए देख सकते हो। बताइए क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए स्टूडेंट का? कर्टसी ये नहीं बोलती क्या कि कम से कम सर को एक छोटा सा थैंक्स तो दे दो, सर को भी खुशी होगी कि चलो कुछ बनाया है तो बच्चों को अच्छा लग रहा है, बच्चे उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक भी स्टूडेंट का थैंक्स नहीं आया वो ग्रुप में, एक भी स्टूडेंट का थैंक्स नहीं आया। ठीक है, अच्छा थोड़े देर के बाद, मेरे ख्याल से 2-1 घंटे के बाद, पवन सर ने उनको बेस्ट ऑफ लक का मैसेज डाला। ठीक है, अब बेस्ट ऑफ लक का मैसेज पवन सर ने डाला, उसके पीछे मेरे को लगता कम से कम नहीं तो भी 30-40 थैंक्स आ गए। फिर मनोज शर्मा सर है हमारे, आईटी पढ़ाते हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे, उन्होंने वो बेस्ट ऑफ लक का मैसेज डाला, फिर 30-40 लोगों के थैंक्स आ गए। अब देखिए मुझे बताइए, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक से आपको खुशी होती है, अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है, ब्लेसिंग्स है वो आपके टीचर की। लेकिन मैं बताइए, मैंने 5-6 घंटे के वीडियो बना के आपके लिए दिए, उसके लिए एक थैंक्स भी डिजर्व नहीं करता क्या मैं? दैट इज द वे, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं बड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ, मैं बोलता कम हूँ बट मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है, मैं ध्यान देता रहता हूँ। अब जब मेरी पवन और नीरज से बात होंगी पर्सनली तो मैं उनसे भी ये बात बोलूंगा, मैं उन लोगों के साथ सब बातें शेयर करते रहते हैं हम लोग, बराबर। अभी वो दोनों तो बड़े साइकिलिंग में लगे हैं, लंबी साइकिलिंग कर रहे हैं दोनों, बड़े एंथुजियास्ट है, बड़े आपके लिए रोल मॉडल है एक्चुअली वो। लेकिन मैं जस्ट एक बता रहा था कि देखिए, टीचर आपके लिए जब कुछ करते हैं तो उनको भी एक लगता है कि क्या स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल रहा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट को सही में उसका बेनिफिट मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जब स्टूडेंट उसको रिस्पॉन्ड करता है थैंक्स से, तो हमको लगता नहीं हमने जो किया वो स्टूडेंट को अच्छा लगा, उसको उसका फायदा मिल रहा, उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपने को पढ़ने के बारे में बोल रहा था, आप समझ के ही पढ़ना चाहिए, बट अभी अभी आप अपने पढ़ने के तरीके को, ये जो 10-15 दिन आपके बाकी है इसमें बदलने की कोशिश मत करिए। जैसा पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करिए, एग्जाम में अच्छा मेहनत करके काम चला लीजिए, लेकिन उसके बाद जरूर ध्यान दीजिए कि अकाउंट में जहां भी कोई वीक पॉइंट है उनको इम्प्रूव करो। Is the BRS preparation an and in itself? The answer is no. इसी यहीं पे आके हमारे लिए फिर काम में आता है कि भाई हमने वो जो रिकन्सिलेशन में
1 नंबर और 3 नंबर के आइटम है, ये तो हमारे तरफ से पेंडिंग है, तो अकाउंट इट इन आवर बुक्स, हमारी बुक्स में इसको अकाउंट करो। बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, मतलब बताया कि बैंक की बुक्स में हमारे अकाउंट की कॉपी है वो। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जनरली वर्टिकल फॉर्म में होता है, यहाँ दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बना के दिखाऊं, ये देखिए दिया है, ये जनरली वर्टिकल फॉर्म में आपको पासबुक दिए रहती है। अकाउंट भी ऐसे बन सकते हैं, कोई बनाई नहीं है, बट कॉमनली आप अकाउंट ऐसा टी पैटर्न में बनाते हो अपनी बुक्स में, डेबिट इधर और क्रेडिट इधर, है ना। ये भी अकाउंट है, ये देखो, ये डेबिट और ये क्रेडिट और ये बैलेंस। तो अकाउंट के ये दो फॉर्मेट, ये भी अकाउंट है और ये भी अकाउंट है। इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल टाइप है, ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ये वर्टिकल फॉर्मेट है। खड़ा है ना, एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहा है। जहां बार बार बैलेंस निकालने की जरूरत पड़ती हो वहां पर ये वर्टिकल फॉर्मेट ज्यादा यूजफुल रहेगा, और जहां आपको बार बार बैलेंस नहीं चाहिए, पीरियोडिक चलता है, पीरियोडिकली चल जाता है, तो वहां पर वो टी पैटर्न या हॉरिजेंटल पैटर्न भी परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों अकाउंट इक्वली करेक्ट है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। कैश बुक एंड बैंक अकाउंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन, ये भी बता दिया कि हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम, या अगर हमने कैश बुक में बैंक नहीं बनाया होगा तो लेजर में हमारा बैंक अकाउंट। प्रेजेंटेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन एडलेस पैटर्न वर्सेस डेबिट क्रेडिट पैटर्न, आपके समझने के लिए दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप उसको डेबिट क्रेडिट से पढ़ो, समझ में भी आ जाता है, अकाउंटिंग का नॉलेज यूज होता है। बट एग्जाम में अगर आपको बनाने के लिए बोला तो आई विल एडवाइस कि आप एडलेस में लिख देना, और वो बता के बताया, आपको कन्वर्ट करना भी बताया था कि आपने सिंपली देखने का कि स्टार्टिंग बैलेंस क्या है आपका। स्टार्ट डेबिट क्रेडिट में स्टार्टिंग बैलेंस अगर डेबिट में आ रहा होगा तो जितने डेबिट वाले आइटम है वो ऐड होते हैं, और जितने क्रेडिट वाले आइटम है वो लेस होते हैं। सिंपल है, तो अपने को मालूम है, डेबिट डेबिट ऐड होता है, डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, तो अपने को मालूम है, तो उसी को ऐड लेस में लिख देने का। अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्रेडिट होगा तो जितने क्रेडिट वाले आइटम है उसमें ऐड करने का, और जितने डेबिट वाले हैं वो उसमें से क्या करने का, लेस करने का। तो भले ही आपने रफ में एक वर्किंग के तौर पे बोलो, वर्किंग नोट के तौर पे बोलो, फटाफट डेबिट क्रेडिट से बनाने का, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आपने सही बनाया, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, अकाउंटिंग का नॉलेज यूज करके आप डेबिट क्रेडिट में एक वर्किंग के तौर पे बना लो, उसमें ज्यादा का डिटेल मत लिखते बैठो, और फिर उसको लिखो कैसा, एडलेस के फॉर्म में। हमने आपको क्लास में भी करके बताया, किताब में भी दिया हुआ है आपको। तो एग्जाम में आप एडलेस पैटर्न में ही लिखो, क्योंकि स्टडी मॉड्यूल वगैरह में एडलेस है। अब आपने अगर डेबिट क्रेडिट में लिखा, भरोसा नहीं रहता है, एक कोई भी समझदार वैल्यूअर होगा अकाउंट्स का, तो उसने डेबिट क्रेडिट को कभी भी गलत नहीं मानना चाहिए, बल्कि मैं तो बोलता और अच्छा मानना चाहिए। उसने तो और खुश होना चाहिए कि बच्चा अकाउंटिंग जानता है करके। बट क्या है, अपने यहाँ भरोसा तो है नहीं ना, ऐसे वैल्यूअर भी हो सकते हैं जो वो देखेंगे नहीं, एडलेस से बैंक रिकंसिलेशन बनता है क्योंकि उन्होंने भी एडलेस ही पढ़ा होगा, तो वो क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट का आपने बनाया तो गलत दे देंगे, 0 मार्क दे देंगे। तो अपने को तो एग्जाम में थोड़ा सेफ चलना है, इसलिए एग्जाम में एडलेस पैटर्न में बना लेने का। और ये कन्वर्जन कुछ बड़ी बात नहीं है, 2 सेकंड में तो अपने को समझ में आता है ना। लगा तो वीडियो में शुरू के 2-3 प्रॉब्लम एक बार देख लेना, आपको हमने बताया एडलेस में कैसे कन्वर्ट करने का। ठीक, प्रोसीजर आपको ऑलरेडी बता दिया, बैंक रिकंसिलेशन, इंटरप्रिटेशन वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलेशन, आपको कैसा इंटरप्रिटेशन करना है। तो आपने सबसे पहले तो स्टार्टिंग बैलेंस जो भी है, चाहे बैलेंस एज पर कैश बुक, चाहे बैलेंस एज पर पासबुक, वो डेबिट है क्रेडिट है समझ के बराबर लिख देना। उसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन कैसा करना है कि वो आइटम एक की बुक्स में आए हैं, तो जो आइटम कैश बुक में आया है वो पासबुक में भी आ रहा है, यानी रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा सोच के लिखो। या कैश बुक में आया है पासबुक में नहीं आया तो कैश बुक में रिवर्स कर रहे हैं, ऐसा सोच के लिखो। दोनों इक्वल है, सेम इफेक्ट है।
जो गलती हमने की है उसको हम सुधार रहे ऐसा सोच के लिखो, या वही गलती बैंक कर रहा है ऐसा सोच के लिखोगे तो भी वही आएगा। जो गलती बैंक ने की है, बैंक उस गलती को सुधार रहा है ऐसा सोच के लिखो, या हम भी वैसी गलती कर रहे हैं ऐसा सोच के लिखो। आप ये दोनों तरीके में से कोई भी अडॉप्ट करो, बराबर है, आपका बैंक रिकंसिलिएशन टैली हो जाएगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन आप टैली करते हो सबसे पहले, उसके बाद फिर देखने का कि इसमें से जो जो आइटम नंबर 1 और 3 होंगे ये हमारी तरफ से पेंडिंग है, तो इनको हम हमारी बुक्स में अकाउंट करेंगे, तो हमारा करेक्टेड बैलेंस निकलेगा, बराबर। पर सिर्फ रिकंसिलिएशन बनाना है तो उसमें तो आप चारों टाइप के आइटम लिख दो, हमको क्या करना है, उनको टैली करना है, ठीक है। टैली करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो वो आइटम दोनों जगह आ गया ऐसा इफेक्ट होना चाहिए, या तो वो आइटम दोनों जगह से हट गया ऐसा इफेक्ट होना चाहिए। ये आपको बता दिया, 1 to 4 आइटम पूरे समझा दिया। तो पहले आपको देखना चाहिए कि वो आइटम किसके तरफ से पेंडिंग है, हमारे तरफ से या बैंक को, अभी मैं समझा चुका हूँ आपको अभी, बराबर। रिकॉर्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड बाय कस्टमर, ये अपन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो एज इफ द आइटम, ट्रीटमेंट क्या देना है, एज इफ द आइटम इज बीइंग एंटर्ड बाय कस्टमर, तो कस्टमर उसकी एंट्री कर रहा है ऐसा सोच के लिख दो। दूसरा है रिकॉर्ड बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्ड बाय बैंक, तो अभी यहाँ बैंक के एंगल से हम बात कर रहे हैं, तो एज इफ द आइटम इज बीइंग एंटर्ड बाय बैंक ऐसा सोच के लिख दो। या फिर दूसरा रास्ता इसके लिए क्या था कि आप अपने एंगल से सोचना चाहते हो, यानी कैश बुक के एंगल से अगर आप सोचना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपन बोलेंगे रिवर्स करने का इफेक्ट दे दो। आप रिवर्स कर रहे हैं ऐसा सोचो, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। एरर कमिटेड बाय कस्टमर, तो कस्टमर वो गलती को सुधार रहा है ऐसा करो। एरर कमिटेड बाय बैंक, तो बैंक वो गलती को सुधार रहा है ऐसा सोच लो। आप वो गलती कर रहे हैं ऐसा सोचोगे तो भी होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप ऐसा सोच लो कि बैंक वो गलती को सुधार रहा है। अभी गलती रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने पढ़ा, डेबिट कम तो और डेबिट करो, डेबिट ज्यादा तो कम करने के लिए क्रेडिट करो, ये तो मालूम है आपको, है ना। ये पहले वाले में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने बोला, अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो बैंक रिवर्स कर रहा है ऐसा सोच के कर दो, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दो में से किसी भी एंगल से इंटरप्रीट करो, अगर आपने सही इंटरप्रिटेशन किया तो इफेक्ट सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है। दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड हो गए तो भी टैली होंगे, दोनों की बुक्स में से हट गए तो भी टैली होंगे, ऐसा सोच के आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उनको लेना है। बैंक बैलेंस इन बैलेंस शीट जो है वो करेक्टेड बैलेंस ही दिखाते हैं। तो अगर आपसे पूछा कि बैलेंस शीट में कितना बैलेंस दिखेगा, तो नंबर 1 वो कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए हमेशा। कौन सा बैलेंस होना चाहिए, कैश बुक का, पासबुक का नहीं। और कौन सा चाहिए, करेक्टेड। करेक्टेड बैलेंस है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, तो अगर आपके रिकंसिलिएशन में आइटम नंबर 1 या 3 है जो कि हमारे तरफ से पेंडिंग है, तो इसका मतलब वहां पे जो कैश बुक का बैलेंस दिख रहा है वो करेक्टेड नहीं है, ठीक है। उनको पहले आप अकाउंट कर लो। अगर आपके रिकंसिलिएशन में आइटम 1 और 3 नहीं है, ओनली 2 एंड 4 है, मतलब बैंक के ही पेंडिंग आइटम है, तो इसका सीधा मतलब है हमारे तरफ से कोई आइटम पेंडिंग है ही नहीं। इसका मतलब वहां पे जो कैश बुक का बैलेंस है वो खुद करेक्टेड बैलेंस है। ये हो गया फ्रेंड्स बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में। आपको इसमें और कुछ भी बोलना है, पूछना है तो बताइए। एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन।
है कोई क्वेश्चन तो बोलिए। किसने लिखा है इट्स नॉट मेंशन द क्वेश्चन। सर रॉन्ग एंट्री करेक्टेड एंट्री इज पार्ट ऑफ अवर आंसर। रॉन्ग एंट्री करेक्टेड एंट्री इज पार्ट ऑफ अवर आंसर, ऐसा ये पूछ रहे रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो देखिए वो वर्किंग नोट है आपके लिए, सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो ही आपका आंसर रहता है। बाकी क्या है आपका वर्किंग नोट, बना सकते हैं आप, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। पर आंसर क्या है, आपने जो रेक्टिफिकेशन एंट्री फाइनल लिखी वो। शिवम क्या बोल रहे हैं, सर इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, if it is year end or not, so should we carry on with the assumption or we need to prepare all three BRS, final BRS and corrected cash book? आप लोग ध्यान नहीं देते क्या? आपको एग्जाम में वही है जो क्वेश्चन में पूछा, इसलिए ईयर एंड है या नहीं है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम आपको रियल लाइफ के लिए बताते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको उसने बोला प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो सिर्फ आपने वो रफ वाला जो अपन बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन बनाने का, करेक्टेड बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, फाइनल बैंक रिकंसिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसने आपसे बोला फाइंड आउट करेक्टेड बैलेंस, तब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो पहले रफ रिकंसिलेशन बनाओ, फिर करेक्शन इन कैश बुक करो, फिर फाइनल रिकंसिलेशन, या सीधे सीधे करेक्टेड कैश बुक बनाना और फाइनल बैंक रिकंसिलेशन, जैसा आपको कन्वीनियंट रहा बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके ऊपर से। रियल लाइफ की अगर आप बात करोगे तो हम बोलेंगे कि रियल लाइफ में एंड ऑफ द ईयर में करेक्टेड बैलेंस निकालना मस्ट है, जरूरी है। फिर किसने, देव कुमार ने क्या बोला, सर ओनली डिफरेंस विल कम इनटू बार्स इनटू बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बिल्कुल, सिर्फ डिफरेंस वाले आइटम ही बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आएंगे। जो आइटम दोनों की बुक्स में वो डेट के पहले, ध्यान देना है, जो डेट का रिकंसिलेशन बना रहे, तो आप अगर 31 मार्च का रिकंसिलेशन बना रहे तो 31 मार्च तक जो आइटम कैश बुक और पासबुक दोनों में आ गए हैं वो रिकंसिलेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि रिकंसिलेशन यानी दोनों के डिफरेंस को हटाना। तो डिफरेंस कब आएगा, जब वो आइटम एक की बुक्स में है दूसरे में नहीं है, तो डिफरेंस आएगा। राज ईशरानी क्या बोलते हैं, सर क्या आप ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो? अगर आप डाल देंगे तो लैग होता होगा भी, तो हम उसे देख सकते हैं। यार वो क्या होता है, ये सब ना मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं आपके लिए, क्योंकि कई बार इनके साइज जो रहते हैं ना, बहुत बड़ी साइज रहती है फाइलों के। ये थोड़ा सा अलग इसमें फॉर्मेट में है ना, ये वर्ड फाइल नहीं है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो इनके फाइल के साइजेस बड़े बड़े होते हैं, तो कई बार उसमें होते भी नहीं है। वर्ड फाइल रही तो आसानी से हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है। पर उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। लैग भी हुआ तो फिर आपको क्या डबल डबल चालू करके रखना पड़ेगा। आप थोड़ा सुनेंगे तो हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, किताब में सब चीज़ें है, डिटेल में है। यहाँ पे हमने थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को उसमें रखा है सिर्फ। इफ नॉट सो इट्स ओके, वी आर ओके विथ इट। कोशिश करूंगा, अगर होता होगा तो मैं कर दूंगा आपके इसमें पीडीएफ फाइल डालना। वो भी आज तो आधा तो खत्म हो जाएगा, देखता हूँ मैं, लेकिन वो फाइल के साइजेस बड़े रहते हैं ना, तो वो होते नहीं है जल्दी, व्हाट्सएप में जल्दी जाते नहीं फिर। ठीक है, हुआ तो कर दूंगा। किसी को और कोई पॉइंट और कोई क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट चैप्टर, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बिजनेस यानी क्या, तो हम अपने गुड्स किसी दूसरे शहर में बेचना चाहते हैं, उसके लिए वहां पे हमने कोई एजेंट अपॉइंट किया, उसके थ्रू अपने गुड्स हम वहां पे बेच रहे हैं। उसके थ्रू यानी हम उसको नहीं बेच रहे, उसके थ्रू वो किसी को बेचेगा। दैट अरेंजमेंट इज नोन एज कंसाइनमेंट बिजनेस। अब ये कंसाइनमेंट बिजनेस का मालक जो है उसको अपन बोलते हैं कंसाइनर। ये बिजनेस का जो
मालक है उसको अपन बोलते हैं कंसाइनर, बराबर। अरे यार क्या गड़बड़ कर रहा है। कंसाइनर ये बिजनेस का मालक है, और जो दूसरी पार्टी उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसाइनी, वो एजेंट है। कंसाइनर ओनर है, कंसाइनी एजेंट है। कंसाइनर के बुक्स में अकाउंटिंग अपन जो करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो कंसाइनमेंट बिजनेस का अलग से प्रॉफिट लॉस निकाल के देखना चाहता है, बराबर। इसलिए अपन सेपरेट एक अकाउंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो बताता है कंसाइनमेंट बिजनेस में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, या बाय चांस लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। ये अलग से निकालना, यही कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पज है। क्यों अलग से निकालने की जरूरत है भाई? बिजनेस तो आप ही का है। लोकल मार्केट में माल बेच के जो कमाया वो भी आपका है, एजेंट के थ्रू दूसरे शहर में बेच के कमाया वो भी आपका है। तो हमने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहता है कि हमारी जो भी एक्टिविटी एक दूसरे से अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, उनका अलग अलग प्रॉफिट लॉस पता करके देखना चाहिए, जिससे कि हम जो अच्छी एक्टिविटी है, प्रॉफिट वाली एक्टिविटी है, उनको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जिसमें नुकसान हो रहा है उनको हम बंद कर सकते हैं या उनमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पर्पस होता है। इसलिए आप आगे भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर पढ़ोगे जिसमें आप सेपरेट प्रॉफिट लॉस किसी भी एक्टिविटी का देखोगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपके कोर्स में कंसाइनमेंट चैप्टर एक ऐसा है जिसमें आप अपने बिजनेस के एक छोटे पार्ट का प्रॉफिट लॉस अलग से देख रहे हैं। इसमें दो मेथड की आप बात करते हैं। अब ये दो मेथड जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अकाउंटिंग में कोई बहुत चेंज नहीं है, पर जो गुड्स हम भेजते हैं, गुड्स सेंड, जो गुड्स हम भेजते हैं अपने एजेंट को, गुड्स सेंड जो रहते हैं हमारे, वो क्या वैल्यू पे हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं, अपने एजेंट को क्या कीमत लिख के बता रहे हैं, उसके ऊपर से दो मेथड बनी हुई है। हमारा मान लीजिए कि वो आइटम 500 रुपए का है, हमने एजेंट को 500 रुपए ही लिख के भेजा, यानी जितनी कॉस्ट थी उतनी लिखा, तो वो कॉस्ट प्राइस मेथड बन जाती है। पर अगर हमने उसको 500 रुपए वाला आइटम है लेकिन उसको लिखा कि भी हमने 600 वाला आइटम तुमको भेजा, ऐसा लिखा, तो ये जो जहां ये बैक आउट हो जाता है ना, तो वो लिखा हुआ सब इरेज हो जाता है अपने आप, ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो मैं बोल रहा था आपको कि ये जो गुड्स सेंड रहता है, क्यों फट से ये हो जाता है गुड्स सेंड, ये अगर 500 वाला आइटम अपन ने एजेंट को 500 लिख के भेजा तो इसको बोलते हैं एट कॉस्ट भेजा है। पर 500 वाले आइटम अपन ने एजेंट को लिखा 600 का है, तो इसको बोलते हैं इनवाइस प्राइस मेथड। इसमें ये जो 100 रुपए आपने बढ़ा दिया इसको बोलते हैं लोडिंग, ये 600 रुपए को बोलते हैं इनवाइस प्राइस या इनवाइस वैल्यू, और ये जो 500 है इसको बोलेंगे कॉस्ट। तो सवाल उठता क्यों भाई, क्यों बढ़ा के लिख रहे हैं आप, एजेंट को ज्यादा का कीमत क्यों बता रहे हैं? तो आपको बताया था दो पर्पस हो सकते हैं। एक, हम उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करना चाहते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा कीमत में गुड्स बेचे, ये एक पर्पस होता है। दूसरा होता है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी उससे छुपाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं ऐसा उसको दिखेगा तो वो ज़्यादा कमीशन मांगेगा, या तो आपकी एजेंसी छोड़ के खुद ही ये काम करने लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है बिजनेस में कि हमारा एजेंट जरूर है वो, लेकिन हम उसको अपनी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो ये रास्ता उसमें अडॉप्ट किया जा सकता है। इसका मतलब इनवाइस प्राइस मेथड
फॉलो करना नहीं करना ये मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन है। अपने को कॉस्ट प्राइस मेथड की अकाउंटिंग एज इट इज इनवाइस प्राइस मेथड में काम में आती मालूम है। सिर्फ इनवाइस प्राइस मेथड में वो लोडिंग से रिलेटेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम अपने को करना पड़ता है बस। अब इसमें कंसाइनमेंट बिजनेस का मीनिंग आपको बता दिया कि हम अपने गुड्स किसी दूसरे शहर में एजेंट के थ्रू जब बेचते हैं तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस। पार्टीज इन कंसाइनमेंट, एक है कंसाइनर जो कि मालक है, ओनर है, बराबर है। दूसरा है कंसाइनी जो कि एजेंट है, वो आपका काम करके दे रहा है, बदले में आप उसको कमीशन देते हो, ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस उसका नहीं है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आपका है, उसका फायदा नुकसान क्या है, वो कमीशन जो उसको मिल रहा है। अकाउंट सेल, जब आपका एजेंट वहां पे आपके बिहाल में सब ट्रांजैक्शन करता है तो वो उसका हिसाब किताब आपको पीरियोडिकली भेजता है, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंट सेल। तो अकाउंट सेल इज एन स्टेटमेंट सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर पीरियोडिकली, महीने के महीने भेज दे, क्वार्टरली भेज दे, जैसा आप दोनों पार्टियां एग्री करेंगे वैसा, दैट इज कॉल्ड अकाउंट सेल। अकाउंट सेल में क्वांटिटेटिव डिटेल देगा वो कि भाई आपने कितने गुड्स भेजे, उसमें से अगर कुछ डिस्ट्रॉय हुए तो कितने लॉस्ट हुए, कितने मेरे पास पहुंचे, मैंने उसमें से कितने बेचा, कितने बचे हैं, ये हिसाब किताब क्वांटिटेटिव डिटेल आपका जो एजेंट है वो आपको लिख के देगा। दूसरा पार्ट उसमें वो फाइनेंशियल डिटेल लिखेगा कि भाई ये गुड्स बेच के मुझे कितना अमाउंट रिसीव हुआ, बराबर ये बताएगा वो। फिर वो अमाउंट में से अपने खर्चे कट करेगा, अपना कमीशन कट करेगा, बराबर है। अपने खर्चे कमीशन ये कट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो उसको आपको भेजेगा, वो हिसाब किताब दे रहा है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट सेल। वो अकाउंट सेल पे से फिर अपने को ट्रांजैक्शन पता चलते हैं और अपन अकाउंटिंग करते हैं। ऋषिकेश गुप्ता ने क्या लिखा भाई, रिकॉर्डिंग क्या लिखा, रिकॉर्डिंग चालू तो है, कुछ और लिखा है क्या? हाँ, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड बैड डेब्ट लॉसेस। जैसे अपन ने बोला कंसाइनर मालक है बिजनेस का, तो उसमें फायदा होगा तो वो भी कंसाइनर का है, और लॉस होगा तो वो भी कंसाइनर को बियर करना है। तो बैड डेब्ट कब होते हैं, जब हमारा एजेंट उधारी में माल बेचता है पर पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो बैड डेब्ट कौन बियर करेगा, तो कंसाइनर, क्योंकि वो मालक है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, कंसाइनर बोल सकता है कि भाई तुमको उधारी में माल बेचने की तो मैं छूट दे रहा हूँ, लेकिन पूरे पैसे कलेक्ट करके देना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब मैं बैड डेब्ट का लॉस बियर नहीं करूंगा। अगर ऐसा कंसाइनर ने कंसाइनी के साथ टर्म्स एंड कंडीशन रखा तो भाई उसको फिर कुछ एक्स्ट्रा भी तो दो ना। जब आप किसी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन डालते हो तो उसका कोई कंसिडरेशन दोगे तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसके बदले में हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, एंड दैट एक्स्ट्रा कमीशन इज नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। तो इसलिए डेल क्रेडिटर कमीशन से बैड डेब्ट की अकाउंटिंग डिपेंड करती है। डेल क्रेडिटर कमीशन जो है अगर है यस, तो जो बैड डेब्ट का लॉस है, बैड डेब्ट वो कंसाइनर बियर करेगा, सॉरी कंसाइनी बियर करेगा, कंसाइनी बियर करेगा अगर डेल क्रेडिटर कमीशन है तो। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है तो ये लॉस कंसाइनर बियर करेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस, कैन देयर बी मोर देन वन कंसाइनमेंट अकाउंट, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर अपन अभी कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो कंसाइनर मान लो बॉम्बे में भी एक एजेंट लगा के रखा है, मुंबई दिल्ली में भी एक एजेंट लगा के रखा है, तो बट नेचुरल है मुंबई का आपका काम अलग है, भले वो कंसाइनमेंट है, दिल्ली का भी कंसाइनमेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो आप तो चाहोगे ना मुंबई में फायदा नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा, दिल्ली में हो रहा कि नहीं हो रहा, अलग अलग पता चलना चाहिए। तो जितने जगह आप कंसाइनमेंट में अपने एजेंट अपॉइंट करोगे उतने कंसाइनमेंट अकाउंट आपके बुक्स में बन सकते हैं।
ठीक है। मेन अकाउंट क्या बनाते हो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंसाइनर के बुक्स में मेन अकाउंट जो आप बनाते हो कंसाइनमेंट अकाउंट, जो प्रॉफिट लॉस बताने वाला अकाउंट है, बराबर है। तो इसको नॉमिनल अकाउंट की तरह डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट योर इनकम्स, जो भी कंसाइनमेंट से रिलेटेड सब एक्सपेंस लॉसेस डेबिट करो, इनकम क्रेडिट करो। कंसाइनी का अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है। जब भी कंसाइनी रिसीवर है तो रिसीवर हम तब नहीं बोलते जब हम उसको गुड्स भेजते हैं, रिसीवर हम उसको तब बोलते हैं जब वो हमारे गुड्स को बेचता है और उसके पैसे लेता है, तब हम उसको रिसीवर बोलते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो आप तरीका लगाते हो। कंसाइनी अकाउंट आपको बैलेंस करोगे तो बताता है कि उससे कितना पैसा लेना बाकी है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये एक टेम्पररी अकाउंट की तरह है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये एक टेम्पररी अकाउंट की तरह है कि जो गुड्स हमने एजेंट को भेजे वो पहले खरीदे होंगे, खरीदे हैं तो हमने उसको परचेस में डेबिट किया, परचेस अकाउंट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है, यानी खर्चा चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में। और वो गुड्स बेचेगा हमारा एजेंट, जब हमारा एजेंट बेचेगा तो हम उसकी इनकम अकाउंट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। इसका मतलब इनकम आ रही कंसाइनमेंट में, खर्चा गया ट्रेडिंग में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको ट्रेडिंग से ट्रांसफर करना है कंसाइनमेंट में। पर वो हम सीधे सीधे करने के बदले क्या करते हैं, पहले हम कंसाइनमेंट में डेबिट करके गुड्स सेंड में क्रेडिट कर देते हैं, और एंड ऑफ द ईयर में गुड्स सेंड को डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो गुड्स सेंड अकाउंट खत्म हो जाता है और नेट इफेक्ट क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट से वो खर्चा हट गया और कंसाइनमेंट अकाउंट में वो खर्चा आ गया। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, एंड ऑफ द ईयर में जो गुड्स एजेंट के पास बच गए उसको अपन बोलते हैं कंसाइनमेंट का स्टॉक। जो नॉर्मल स्टॉक होता है उसकी एंट्री आप पास करते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी भी वही एंट्री है, यहाँ पे भी वही एंट्री है स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ नाम बदल गए। स्टॉक को आप बोल देते कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग को आप बोल देते कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर वो एक पर्टिकुलर बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, पूरा नहीं है। अब अगर इसमें कुछ लॉसेस हुए हैं, गुड्स के लॉसेस, तो उनको हम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल लॉस यानी जो हमेशा होता है, जो उस गुड्स के नेचर के हिसाब से इनहेरेंट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो हमेशा होता है उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए नॉर्मल लॉस का इफेक्ट हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में रहने देना चाहते हैं, इसलिए हम उसको वैल्यू भी नहीं करते और अलग भी नहीं करते। अलग करना नहीं है इसलिए वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। पर एबनॉर्मल लॉस यानी बाय चांस हुआ, बाय एक्सीडेंट हुआ, और हम कंसाइनमेंट अकाउंट से नॉर्मल प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट लॉस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है जो कि बाय चांस होता है, बाय एक्सीडेंट होता है, बाय थेफ्ट, इस टाइप का लॉस जो कि होना नहीं चाहिए पर हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे अवॉइडेबल है, लेकिन हो गया, आप क्या करें। तो उसका इफेक्ट हम कंसाइनमेंट के प्रॉफिट पे नहीं चाहते। तो ये गुड्स है ऑलरेडी कंसाइनमेंट में डेबिट हो चुके हैं और आपके वो गुड्स लॉस्ट हो गए, तो वहां से हटाओ। तो इसीलिए अपन इसकी वैल्यू निकाल के कंसाइनमेंट अकाउंट में कर देते क्रेडिट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में कर देते डेबिट, हट गया लॉस वहां से। अब एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट में भी कुछ स्क्रैप, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा तो एबनॉर्मल लॉस में क्रेडिट कर दो। अब जो बैलेंस बच जाएगा वो आपका एबनॉर्मल लॉस अपने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दो। तो कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट दिखेगा वो नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, उसमें एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट नहीं आएगा। कंसाइनी के बुक्स में काम बड़ा सीधा है, सिंपल है, क्योंकि कंसाइनी तो जस्ट एक एजेंट के तौर पे कर रहा है, वो जो कुछ कर रहा है वो बेसिकली कंसाइनर के बिहाल्फ में कर रहा है, इसलिए उसके बुक्स में जो सबसे मेन अकाउंट है वो कंसाइनर अकाउंट है। उसने कंसाइनर के गुड्स बेचा तो कंसाइनर को क्रेडिट करेगा, कैश बैंक को डेटर को डेबिट करेगा, अपना सेल नहीं बोलेगा। उसने खर्चे किया तो कंसाइनर को डेबिट करेगा और अपने कैश बैंक को क्रेडिट करेगा, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट अगर कोई खर्चा वो बियर करेगा ऐसा उन्होंने एग्री किया होगा तो अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो अपन ये मान के चलते हैं कि कंसाइनी जो भी खर्चा कर रहा है वो आपके बिहाफ में कर रहा है, इसलिए वो खर्चा आप बियर करोगे, कंसाइनी बियर नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए वो सब खर्चे आपको डेबिट कर देता है। बट अगर क्वेश्चन में कभी लिखा रहा कि भी ये खर्चा कंसाइनी बियर करेगा, तब फिर वो कंसाइनर को डेबिट नहीं करेगा, वो अपने बुक्स में खर्चों को डेबिट करेगा। इसके अलावा वो कमीशन अकाउंट, डेटर अकाउंट, कैश अकाउंट तो सब बनेंगे ही। कमीशन उसके लिए इनकम रहेगा, वो अपने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देगा। स्टॉक क्वेश्चन में आपको कभी कभी वो क्वांटिटी के टर्म्स में देगा तो आप देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी बची है, कभी परसेंटेज में दिया रह सकता है, बराबर है कि भाई हमने जो गुड्स बेचे थे उसमें से 10% डिस्ट्रॉय हो गए, 70% बेच दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए 10% डिस्ट्रॉय हुए तो बचे 90%, 70% बिक गए तो बचे 20%, यानी 20% स्टॉक में है। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा। अब उसका वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि गुड्स जिस स्टेज में है, जिस कंडीशन में है, उस स्टेज में लाने तक के लिए जो भी अपन ने खर्चा किया होगा वो गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए, इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, अगर बाय चांस उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया हो, मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम में न दे, लेकिन अगर दिया हो तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर का प्रिंसिपल आपने लगाना चाहिए। लॉस ऑफ गुड्स में बताया, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन भी स्टॉक वैल्यूएशन की तरह करने का कि वो गुड्स जिस स्टेज में लॉस्ट हुए, जिस कंडीशन में लॉस हुए, उस स्टेज में लाने तक के लिए जो जो खर्चा किया था वो उसमें इंक्लूड करने का। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस बता दिया, न वैल्यू करना न अलग करना, मतलब कुछ नहीं करना। सिर्फ उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब आप वैल्यूएशन करते हो तो टोटल खर्चे को आप नॉर्मल क्वांटिटी से डिवाइड करते हो। नॉर्मल क्वांटिटी यानी क्या, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। तो ये आपको वैल्यूएशन के समय ध्यान देना पड़ता है। ये देखिए, नॉर्मल क्वांटिटी यानी टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस, और ये आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते समय करते हो। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट होता है। नॉर्मल लॉस को अलग नहीं करते आप, उसकी वैल्यू नहीं निकालते, बट उसका नतीजा इस टाइप से होता है। और ये सिर्फ कंसाइनमेंट चैप्टर के लिए नहीं है, ये फंडामेंटल चीजें हैं जो हम आगे भी कहीं पर भी यही करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी बताया कि उसको वैल्यू करके अलग करना है आपको, बराबर बता दिया। इनवाइस प्राइस मेथड में जो अभी तक आपने पढ़ा, बस उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ये बता दिया, इनवाइस प्राइस यानी बढ़ाया हुआ प्राइस, लोडिंग यानी जितने से बढ़ाया वो, स्टॉक रिजर्व, तो जब ये गुड्स हम इनवाइस प्राइस से भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, इनवाइस प्राइस से एंट्री पास करते हैं, इसलिए जब स्टॉक बताते हैं तो उसको भी इनवाइस प्राइस से ही वैल्यू करते हैं। अब इनवाइस प्राइस है ना, वो तो आपने नोशनली बढ़ाया हुआ प्राइस है, तो इसलिए हम उसको सुधारने के लिए स्टॉक रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो जितना अमाउंट आपने स्टॉक में लोडिंग का इंक्लूड किया होगा उतने को स्टॉक रिजर्व के नाम से अपन रिवर्स कर देते हैं। तो अपनी गुड्स एंड की जो एंट्री होती है, गुड्स एंड में अपन क्या करते हैं, कंसाइनमेंट को करते हैं डेबिट और गुड्स एंड को करते हैं क्रेडिट, बराबर। अब ये बढ़ाया हुआ अमाउंट रहेगा, जैसे मान लो मैंने बोला 600 रुपए के रेट से है ये, तो अपन क्या करते हैं, आखिरी में लोडिंग को रिवर्स कर देते हैं, तो अपन गुड्स एंड में करते हैं डेबिट और कंसाइनमेंट में कर देते हैं क्रेडिट, जितना लोडिंग होगा, जितना बढ़ाया होगा। ये एक एडिशनल काम आपको करना पड़ा, है ना। अब जब आप स्टॉक की अकाउंटिंग करते हो तो आप बोलते हो कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब ये भी जब वैल्यूएशन करोगे तो इनवाइस प्राइस पे करोगे आप,
अब ये इनवाइस प्राइस ने बढ़ाया हुआ अमाउंट है, तो आप इसको सुधारने के लिए स्टॉक रिजर्व की एंट्री पास करते हो, तो आप बोलते हो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लैरिफाई कर देता हूँ। आप बोलोगे सर वो जो लोडिंग रिवर्स किया वो और स्टॉक रिजर्व दोनों इक्वल रहेंगे क्या? तो भैया लोडिंग जितने गुड्स मैंने भेजा उस पे रहती है। तो मान लो मैंने 600 वाले 1000 आइटम भेजा, तो वो जो लोडिंग थी वो 1000 × 100 इतनी आएंगी। अब वो 1000 में से मान लो स्टॉक में बचे हैं सिर्फ 200, तो जो स्टॉक रिजर्व क्रिएट करूंगा वो 200 × 100 रुपए आएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ मैंने एक यूनिट का लिखा इसलिए आपको इक्वल दिख रहा है, बट गुड्स सेंड की एंट्री, लोडिंग रिवर्सल की एंट्री टोटल गुड्स की रहेगी, स्टॉक की एंट्री, स्टॉक रिजर्व की एंट्री जितने गुड्स उसमें से बच गए उसकी रहेगी। और ये स्टॉक नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, यही स्टॉक रिजर्व नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बन जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाता है और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये आपको फिर से बता दिया मैंने, वो बोल के तो बता ही दिया कि भाई अकाउंटिंग में क्या चल रहा फर्क है, इनवाइस गुड्स सेंड की एंट्री लोडेड वैल्यू पे और लोडिंग को रिवर्स कर दो, स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय इनवाइस वैल्यू को इंक्लूड करो और स्टॉक रिजर्व क्रिएट कर दो। बराबर। प्रॉफिट जो निकलता है, प्रॉफिट अंडर कॉस्ट प्राइस मेथड भी सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट प्राइस है, इनवाइस प्राइस मेथड में भी सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि लोडिंग को आप रिवर्स करते जाते हो, यानी दोनों में प्रॉफिट सेम आता है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट। इसलिए अगर आपको सेल वैल्यू माइनस इनवाइस वैल्यू ये वाला प्रॉफिट अगर आप निकाल के देखना चाहते हो, इसको बोला जाता है रिटेल प्रॉफिट, यानी ऊपर जो आपने प्रॉफिट निकाला वो टोटल प्रॉफिट है, पर ये वाला प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं यार एक एक पार्टी को चिल्लर चिल्लर में बेचने की बजाय किसी को अपन पूरा का पूरा माल बेच दें, यानी कि होलसेल में, तो बट नेचुरल है कम में बेचना पड़ेगा, तो इनवाइस प्राइस को हम वहां पे होलसेल प्राइस के बराबर लेते हैं। तो यानी वो इनवाइस प्राइस मतलब होलसेल प्राइस हो गया, इसका मतलब उस प्राइस पे तो मैं थोक में किसी को भी बेच सकता हूँ। तो चिल्लर में बेचने की क्या जरूरत है फिर? तो भाई चिल्लर में बेचूंगा तो थोड़ा ज्यादा में बेचूंगा। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि चिल्लर में बेचने से, रिटेल में बेचने से कुछ एक्स्ट्रा कमाया क्या? तो ऊपर के जो दोनों मेथड है वो हमको टोटल प्रॉफिट लॉस बताते हैं, वो अलग ब्रेक नहीं करते। तो अगर वो ब्रेक करके देखना है तो उसके लिए मेमोरेंडम कॉलम आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में एक बना लो, उसी को अपन ने बोला था मेमोरेंडम कंसाइनमेंट अकाउंट बोल दो या मेमोरेंडम कॉलम बोल दो। यहाँ पे श्रुति ने पूछा भी है, वो तो हम ऑलरेडी आपको कवर कराएंगे ही, पर उन्होंने पहले ही लिखा था कि मेमोरेंडम कंसाइनमेंट अकाउंट, ये देखिए अभी सुन लीजिए ध्यान से बराबर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो कंसाइनमेंट अकाउंट रहता है उसी में दो कॉलम कर लेते हैं, ये एक कॉलम कॉस्ट वाला जैसा आप बनाते हो और ये वाला इनवाइस वैल्यू वाला कॉलम। तो इसमें इनवाइस वैल्यू पे आपने एंट्री करने का, यानी जैसे वो 600 बता रहा था वो 600 रुपए वाली एंट्री करने का, यहाँ पे 500 के हिसाब से गुड्स एंड की एंट्री आएंगी, लोडिंग रिवर्स नहीं करने का इनवाइस वैल्यू वाले कॉलम में। बराबर। इनवाइस वैल्यू वाले कॉलम में लोडिंग रिवर्स नहीं करना, वो मेमोरेंडम कॉलम बन जाता है। बराबर। इनवाइस प्राइस मेथड में अपन क्या कर रहे थे, लोडिंग रिवर्स कर रहे थे, यहाँ क्या करना, लोडिंग रिवर्स मत करना, तो वो मेमोरेंडम वाला हो गया। फिर वैसे स्टॉक की जब आप एंट्री पास करोगे कंसाइनमेंट स्टॉक, तो इसके ऊपर जो स्टॉक रिजर्व अपन क्रिएट कर रहे थे वो मत करना, स्टॉक रिजर्व क्रिएट मत करना। ऐसा आपने कर लिया कि वो मेमोरेंडम कॉलम कर लाता है,
वो जो इनवाइस वैल्यू मैंने लिखा उसी को क्या बोलेंगे, मेमोरेंडम कंसाइनमेंट अकाउंट या मेमोरेंडम कॉलम। इसका मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा नहीं है। वो एक्स्ट्रा कॉलम सिर्फ हमको ये बताएगा कि इनवाइस वैल्यू के ऊपर आपने कुछ कमाया कि नहीं, यानी रिटेल में बेचने से कुछ एक्स्ट्रा फायदा हुआ कि नहीं, ये बताता है। ये लिखा है यूज ऑफ इनवाइस वैल्यू, रिटेल प्रॉफिट। मेमोरेंडम कॉलम से अपन वही निकाल के देखना चाहते हैं कि रिटेल में बेचने से कुछ फायदा एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर के जो दोनों मेथड है वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट बताती है, टोटल बताती है, पर ये मेमोरेंडम कॉलम बना के हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है वो पता कर लेते हैं। और कुछ पॉइंट है क्या वो देखेंगे। एडवांस वर्सेस सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कंसाइनी, स्पेसिफिकली आपको लिखा है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के नेचर का है, या फिर वो जो एडवांस लिखा वो परसेंटेज में दिया है कि गुड्स जितने भेजूंगा उसका 70% एडवांस देंगे, ऐसा भी लिखा है, तो इसका मतलब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के नेचर का हो गया। इसमें क्या स्पेशल बात है, तो बस इतनी सी स्पेशल बात है कि जब उसने आपको एडवांस दिया तो ये आपका कंसाइनी, उसने आपको एडवांस दिया तो आपने बैंक को डेबिट करके यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, बराबर। जब वो आपके गुड्स बेचेगा तो आप वो सेल के समय उसको डेबिट कर दोगे, तो सेल का जो अमाउंट डेबिट किया उसमें से ये एडवांस का अमाउंट अपने आप एडजस्ट हो जाता है, और बाकी का अमाउंट कमीशन वगैरह कट करने के बाद, खर्चा कट करने के बाद आप उससे रिकवर करते हो, यही होता है ना। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के नेचर का होगा तो हम ये पूरा का पूरा एडवांस सेल में से एडजस्ट नहीं करना चाहते, जितना माल बिका उसका एडवांस एडजस्ट करना चाहते हैं, और जो माल नहीं बिका यानी जो स्टॉक बचा है उतना डिपॉजिट का बैलेंस हम बचा के रखना चाहते हैं। देखिए फिर गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है, मेरा काम बढ़ा देता है, लिखा हुआ मिट जाता है। तो ये जो आपका डिपॉजिट आया था, अगर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के नेचर का है तो सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ता है कि एंड में जितने गुड्स बचे हैं उतना क्रेडिट बैलेंस यहाँ बचना चाहिए, स्टॉक इनटू जो भी परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होगा, जिस हिसाब से आपने उससे डिपॉजिट रिसीव किया था उसको कैलकुलेट करना कि स्टॉक से रिलेटेड जितना डिपॉजिट है उतना डिपॉजिट का बैलेंस बचना चाहिए, बस इतना ही है। एंड डिपॉजिट उसका हमारे पास है यानी हमारे लिए लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इसके बाद बाकी का पैसा या तो वो आपको भेज देगा, रिकवर कर लो, या हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस रह जाए, बस इतना सा रहता है। एडवांस इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। अब किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट है तो बताइए, एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट। इन्होंने क्या लिखा है, सर इफ देयर इज इंश्योरेंस क्लेम पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी फॉर एबनॉर्मल लॉस सो इट इज नेसेसरी दैट इट शुड अकाउंट इन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बिकॉज इन थर्ड टेस्ट सीरीज इन सजेस्टेड आंसर इट इज अकाउंटेड इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपको इसीलिए, अब देखो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जब कोई चेंज हुआ तो क्या हुआ करके, है ना। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, और अगर वैल्यूअर ने भी वो गलती की है तो वो वैल्यूअर की गलती है, क्योंकि मैंने बताया ना लोग बहुत सारे रहते हैं, हमारे वैल्यूअर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा वो जो भी वैल्यू करेगा। आपके नॉलेज के लिए मैं पेपर वैल्यूएशन करता नहीं, पेपर सेटिंग भी दूसरों से करवाता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि ठीक ठाक दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पर बाकी वो दूसरे इंडिपेंडेंट लोगों से करवाते हैं, हमारे पास ना टाइम है ना टेम्परामेंट है। अब ये होता क्या है कि जो पेपर वैल्यूअर है उनको बताया, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट ने समझ के वैल्यूएशन करना चाहिए, बट अगर गलती किया तो आप हमारे ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, हम उसको वैल्यूअर को इन्फॉर्म करेंगे। ग्रुप में मैसेज डाल दो कि सर ऐसा ऐसा हमारे हुआ है। लेकिन अब मैं आपके पॉइंट पे पहले जवाब दे रहा हूँ कि भी ये जो एबनॉर्मल लॉस का आप ट्रीटमेंट बोल रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम, ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, ये गुड्स यहाँ पे डेबिट हुए थे,
अब इसी में से कुछ गुड्स लॉस हुए, तो अगर मैंने उन पूरे गुड्स के अमाउंट को यहाँ से हटा के एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया, उसकी फुल कॉस्ट मैंने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे आ गया वो, तो अब इंश्योरेंस क्लेम मस्ट बी क्रेडिटेड हियर, चाहे वो अपन ने कलेक्ट किया, चाहे वो अपने एजेंट ने कलेक्ट किया, वो जो भी इंश्योरेंस क्लेम है उसका क्रेडिट एबनॉर्मल लॉस में ही आएगा, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, अगर जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुना आपने। लेकिन कई बार क्या करते हैं, वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएगा ही नहीं, वो क्या करेगा, यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम का क्रेडिट कर देगा, इंश्योरेंस क्लेम का क्रेडिट यहाँ कर देगा। अब इस केस में क्या हुआ, ध्यान से समझो, कि उसने टोटल जो कॉस्ट थी, ये जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पे जो है, इसमें से इंश्योरेंस क्लेम कम कर दिया, तो अब वो जो नेट लॉस है वो ट्रांसफर करेगा, नेट लॉस, तो दोनों का नेट इफेक्ट सेम है। तो अभी डिपेंड करता, उन्होंने आपको जो मॉडल आंसर दिया होगा उसमें ये वाला तरीका अडॉप्ट किया होगा, उन्होंने एबनॉर्मल लॉस को जो अलग आपको दिख रहा है वो नेट लॉस लिया होगा, नेट मतलब इंश्योरेंस लॉस, इंश्योरेंस क्लेम कम करके। अगर उन्होंने फुल अमाउंट वहां से एबनॉर्मल लॉस में ट्रांसफर किया तो फिर इंश्योरेंस क्लेम एबनॉर्मल लॉस में क्रेडिट होगा। इसीलिए तो बोलते हैं ना, समझने की जरूरत होती है। पढ़ाते समय मैंने सब चीजें आपको समझाता था कि जहां नुकसान है वहां उसकी रिकवरी, बराबर। तो पूरा नुकसान एबनॉर्मल लॉस में ला लिया तो उसकी रिकवरी एबनॉर्मल लॉस में ही क्रेडिट होगी। लेकिन अगर मैंने वैसा नहीं किया तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम पहले कंसाइनमेंट में क्रेडिट कर दिया, तो अब वहां पे जो नेट लॉस बचा है उसको हटाया। इनका कहना है, लक्षिता का, कि मॉड्यूल से दैट इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड फॉर बैड डेब्ट, कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेब्ट अमाउंट टू कमीशन अर्न अकाउंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर कर सकता है। हमने आपको पढ़ाते समय शायद ऑल्टरनेटिव दोनों बताया भी है, वो करना चाहे तो कर सकता है, वो अलग से बैड डेब्ट में डेबिट करे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्या होता है, ये लोगों में रिजिडिटी होती है, पढ़ाने वालों में, ये मॉड्यूल लिखने वाले भी वैसे ही रिजिडिटी रहता है, कोई रिजिडिटी कोई जरूरत नहीं, बट कर सकते हैं आप, उसमें गलत भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो देखना चाहता है कि भाई मैंने कमीशन कितना कमाया और मेरे को बैड डेब्ट का इतना नुकसान हुआ, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो अलग अलग दोनों को अपने P&L में ट्रांसफर करे कि टोटल कमीशन कितना कमाया, बैड डेब्ट का नुकसान कितना सफर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर नेट करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, they only transfer the net amount and insurance claim was not credited to consignment account. तो then they are wrong. Then जिसने भी वो मॉड्यूल आंसर बनाया वो गलत है। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला है और उसने वहाँ क्रेडिट नहीं किया और नेट एबनॉर्मल लॉस वहाँ से अलग किया तो वो सॉल्यूशन गलत है। आप चाहो तो वहाँ उसको लिख सकते हो, मतलब ग्रुप में डाल दो या पवन सर के नॉलेज में ला दो, वो उस वैल्यूअर को बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पहले ठीक से चेक कर लेना है विवेक, बगैर चेक किए नहीं। मैंने दोनों समझा दिया, दो में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, अगर इससे हट के कुछ किया तो गलत हो सकता हो। बोलिए, किसी को और कोई पॉइंट और कोई क्वेश्चन? एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन, टेल मी। रुके, फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, सर इंश्योरेंस क्लेम में तो अपने नेट लॉस का मेथड बताया, फिर से समझा दीजिए प्लीज। अरे आपके सामने तो है, इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कि जो गुड्स लॉस्ट हुए वो 10,000 रुपये कॉस्ट के है, तो मेरे पास एक रास्ता क्या है कि मैं कंसाइनमेंट में 10,000 पूरा क्रेडिट करके यहाँ पे ले लूँ, और फिर उसका जो इंश्योरेंस क्लेम मिला, मान लो कि इंश्योरेंस क्लेम मिला 4,000, तो यहाँ क्रेडिट कर दूँ, और फिर ये जो नेट 6,000 है इसको मैं अपने P&L में ट्रांसफर करूँ। ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका, अब मैं कलर बदल के लिख रहा हूँ कि मैं ये जो इंश्योरेंस क्लेम है वो 4,000 यहाँ क्रेडिट करूँ, उस केस में मैं लॉस कितना ट्रांसफर करूँगा, 6,000।
वो मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो भी मेरे पीएनएल में 6,000 ही मैं ट्रांसफर करूंगा, फिर ये इंश्योरेंस क्लेम का यहाँ नहीं आएगा। या मैं सीधे सीधे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट और पीएनएल अकाउंट डेबिट ऐसा भी लिख दूंगा मैं, बराबर। तो दोनों में देखो, दोनों में कंसाइनमेंट अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हुआ ही हुआ, पूरा 10,000 क्रेडिट करके एबनॉर्मल लॉस में लाओ और वहां पे क्लेम क्रेडिट करो, या फिर क्लेम को कंसाइनमेंट में क्रेडिट करो और बाकी का 6,000 का नेट लॉस ट्रांसफर करो। बोलिए कोई और पॉइंट है तो। अकाउंटिंग में कोई रिजिडिटी नहीं होती, इसलिए वेरिएशन पॉसिबल है। अगर कोई स्टडी मॉड्यूल वाला भी लिखता है तो वो गलत है, समझ रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई रिजिडिटी नहीं होती। आपका टेस्ट का वैल्यूअर ने भी गलती किया है तो गलती है, और गलती करने का कारण आपको बता रहा है क्योंकि इन लोगों ने भी जब पढ़ा ये रिजिड बन के पढ़े हुए हैं। तो नेचुरल है, आप सोचो कि आप भी वैसे ही पढ़ोगे ना तो कल को आप भी वैसे ही काम करने वाले हो। बोलिए किसी को और कोई पॉइंट। तो फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं, पर मीटिंग को ऑन रखूंगा। 10 मिनट के बाद अपन फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।